ये शुरू करते हैं। जेफरी ब्रेनन और जेम्स बुकानन ने पहली बार सरकार का लवायथन मॉडल अपनी पुस्तक द पावर टू टैक्स में विकसित किया, जो कि 1980 में प्रकाशित की गई थी। इस लवायथन मॉडल में सरकार को एक एकाधिकारवादी के रूप में कार्य करने के लिए माना जाता है, जो कर राजस्व को अधिकतम करता है। इसे नियो हॉब्सियन सार्वजनिक वित्त कहा जा सकता है। वे सरकार को राजस्व बढ़ाने वाले लवायथन के रूप में देखते हैं, जेफरी ब्रेनन और जेम्स बुकानन, लेकिन सख्त हॉब्सियन दृष्टिकोण से हटकर, यह मानकर कि लवायथन को संविधान द्वारा आंशिक रूप से विवश किया जा सकता है। संविधान के द्वारा उसकी कर राजस्व प्राप्त करने की शक्ति को आंशिक रूप से सीमित किया जा सकता है। यह सिद्धांत इंग्लैंड और अन्य जगहों पर प्रारंभिक संवैधानिक राजतंत्रों का वर्णन करता हुआ प्रतीत होता है। ब्रेनन और बुकानन का दृष्टिकोण पारंपरिक दृष्टिकोण पिगोवियन सार्वजनिक वित्त और मुस्ग्रेवियन सार्वजनिक वित्त के बिल्कुल विपरीत है। पारंपरिक सार्वजनिक वित्त की धारणा के अनुसार जो बातें कही जाती हैं, जो मान्यताएं हैं, पहली, कर दरों और सार्वजनिक वस्तुओं का चयन सभी शासितों अर्थात प्रजा के हित में किया जाता है। सरकार एक परोपकारी सार्वजनिक वस्तु प्रदाता होती है, जो कुछ दक्षता और समता बाधाओं के अधीन राजस्व की एक निश्चित राशि जुटाने का प्रयास करती है। और दूसरा है, संविधान में कर आधार को प्रतिबंधित करने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि एक कर जो सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने में योगदान नहीं करता है, उसे सरकार द्वारा कभी भी नियोजित नहीं किया जाएगा। कर विकृतियों को कम करने के लिए कर आधार जितना संभव हो उतना चौड़ा होना चाहिए। ये तीन मूल धारणाएं थी पारंपरिक सार्वजनिक वित्त की। पारंपरिक सार्वजनिक वित्त की धारणा के विपरीत ब्रेनन और बुकानन का मानना है कि नागरिकों को राजस्व अधिकतम लवायथन के रूप में कार्य करने वाली सरकार पर कर संविधान के माध्यम से प्रतिबंध लगाने चाहिए, जो एक निश्चित राशि तक राजस्व बढ़ाने की उसकी क्षमता को सीमित करते हों। ब्रेनन और बुकानन सरकार के राजस्व को अधिकतम करने के वित्तीय परिणामों को उजागर करते हैं और संवैधानिक प्रावधानों की ओर इशारा करते हैं, जो लवायथन द्वारा करदाताओं के संसाधनों के शोषण पर उपयुक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। ये सरकारें संवैधानिक सीमाओं के भीतर भी स्वार्थी रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति रखती हैं, ऐसा ब्रेनन और बुकानन का मानना था और लवायथन परिकल्पना में उन्होंने इसका जिक्र किया है। इस तरह का प्रतिनिधित्व यानी कि इस तरह की सरकार अन्य मौलिक धारणाओं से प्रेरित होती है, जैसे तार्किक अज्ञानता, राजकोषीय भ्रम और निर्वाचित अधिकारियों के बीच एकमुश्त मिलीभगत। ये सभी जो बातें हैं करदाता मतदाताओं को सरकार पर उनके किसी भी नियंत्रण से वंचित करती हैं, यानी कि तार्किक अज्ञानता, राजकोषीय भ्रम और निर्वाचित अधिकारियों के बीच एकमुश्त मिलीभगत जो होती है, वो करदाता मतदाताओं को सरकार पर नियंत्रण रखने से वंचित करती है। ब्रेनन और बुकानन का लवायथन के लिए कर संविधान प्रजा के इष्टतम कर आधार की विशेषताओं का वर्णन करता है। इष्टतम कर आधार वह है जो करदाताओं की पसंद को न्यूनतम रूप से विकृत करता है, अर्थात राजस्व के सबसे अयोग्य स्रोत को, सबसे खराब स्रोत को कम से कम प्रेरित करता है। कर संविधान शासकों के बजाय प्रजा द्वारा चुना जाता है और कर आधार पर निश्चित सीमाएं रखता है, जिसका सम्मान करने के लिए शासक बाध्य होते हैं। स्वार्थी शासक सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति का चयन करते हैं और कर आधार के भीतर सभी वस्तुओं पर कर की दरें निर्धारित करते हैं, लेकिन कर आधार नहीं चुन सकते। राजस्व की अधिकतम मात्रा के साथ नागरिक सरकार को अधिक लोचदार कर आधारों तक सीमित करना चाहते हैं, ताकि लवायथन से उनकी आय और धन के कुछ हिस्सों को सुरक्षा दी जा सके। यानी कि ऐसा ना हो कि सरकारें जो हैं वो पूरा का पूरा धन, पूरी आय जो है कर के रूप में नागरिकों से प्राप्त कर लें। तो अधिक लोचदार कर आधारों तक सीमित करना चाहती हैं वो सरकारों को, ताकि वो उस कर आधार के तहत ही कर लगाए और नागरिकों की कुछ आय और धन जो है वो सुरक्षित नागरिकों के पास रह जाए। सभी मामलों में यानी कि सभी प्रकार की शासन प्रणालियों में प्रजा सकारात्मक न्यूनतम निर्वाह आवश्यकता वाले सामानों को कर आधार से बाहर रखना चाहती है, क्योंकि प्रजा ऐसे सामानों पर कर से नहीं बच सकती, क्योंकि वो सकारात्मक न्यूनतम निर्वाह आवश्यकता वाले सामान होते हैं। यदि सभी वस्तुओं पर कर लगाया जा सकता है तो शासक
प्रजा की संपूर्ण संपत्ति को हथियाने के लिए पर्याप्त दरें निर्धारित करेंगे। जब कुछ वस्तुओं को कर आधार से बाहर रखा जाता है तो वे ऐसा नहीं कर सकते। वे प्रजा की संपूर्ण संपत्ति को हथियाने के लिए पर्याप्त ऊंची दरें निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनुमत कर आधार के भीतर, यानी कि जो निर्धारित कर आधार है उसके भीतर वस्तुओं पर उच्च दरें कर युक्त वस्तुओं से व्यय को कर रहित वस्तुओं की ओर स्थानांतरित कर देती हैं। क्या होगा कि कर आधार में सभी वस्तुएं शामिल नहीं है, कुछ को कर आधार से बाहर रखा गया है। तो अगर कर आधार के भीतर जिन वस्तुओं को रखा गया है सरकार उन पर उच्च दर से कर लगाती है तो नागरिक उनका उपभोग कम कर देंगे, और जो कर मुक्त वस्तुएं हैं उन पर अपना व्यय बढ़ा देंगे। तो इसलिए जो है कर दरों में वृद्धि शासक नहीं करते हैं, क्योंकि कर राजस्व में कमी होने लगती है, जैसा कि लाफर वक्र में दिखाया गया है। यहाँ पर ये लाफर वक्र है और कर की दर को लंबवत अक्ष पर और क्षैतिज अक्ष पर कर राजस्व की मात्रा को दिखाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि TC1 जो है वो कर की दर है, वो दर है कर की जिस पर राजस्व जो है अधिकतम है, और इसके बाद अगर कर की दर बढ़ाई जाए तो वक्र जो है पीछे की ओर आने लगता है, यानी कि कर राजस्व की मात्रा घटने लगती है, और TC कर दर पर कर राजस्व शून्य हो जाता है, अर्थात पूरी तरह से उस वस्तु का त्याग कर देते हैं नागरिक इस कर दर पर, वो उपभोग ही नहीं करते। तो इस वजह से कर राजस्व जो होता है वो शून्य हो जाता है TC कर दर पर। शुरू में कर की दर जैसे जैसे बढ़ती है कर राजस्व भी बढ़ता है, लेकिन TC1 के बाद, TC1 पर अधिकतम राजस्व होता है कर राजस्व, उसके बाद अगर कर की दर बढ़ाई जाती है तो कर राजस्व लगातार घटने लगता है और TC कर दर पर कर राजस्व शून्य हो जाता है, जो ये दिखाता है कि नागरिक वस्तु का उपभोग करना बंद कर देते हैं। आगे चलते हैं। इस प्रकार प्रजा बेहतर स्थिति में और शासक बदतर स्थिति में होते हैं जब कर आधार में वस्तुओं की संख्या इस तरह से प्रतिबंधित है कि प्रजा भारी कर वाले सामानों से दूर रहने में सक्षम होती है। यानी कि अगर कर ज़्यादा लगाया हुआ है सामानों पर तो प्रजा अगर ऐसा कर सकती है कि वो उन सामानों को उपभोग न करके उनके स्थान पर जो कर मुक्त वस्तुएं हैं उनका उपभोग वो कर सके, तो प्रजा बेहतर स्थिति में होती है और शासक बदतर स्थिति में होते हैं। प्रजा आमतौर पर सबसे अच्छी स्थिति में तब होती है यदि वे उन सामानों की संख्या को सीमित कर देते हैं जिन पर शासक कर लगा सकते हैं, ताकि खुद के पास कुछ आय और शासकों के पास कुछ कर राजस्व रहे, जिससे शासक सार्वजनिक वस्तुएं उपलब्ध करा सके। सार्वजनिक वस्तु केवल तब ही प्रदान की जाती है शासक के द्वारा जब यह अपने लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त राजस्व से अधिक राजस्व प्रदान करती है। यानी कि शासक किसी भी सार्वजनिक वस्तु को केवल तभी प्रदान करेगा जनता को जब उसके निर्माण से जो कर प्राप्ति होगी वो उसकी उत्पादन लागत से अधिक हो। जैसे सड़कें बनाई जाती हैं, सड़कें बनाने पर टोल टैक्स लिया जाता है, तो अगर शासक को ये लग रहा है कि भाई टोल टैक्स से इतनी आय प्राप्त हो जाएगी कि इस सड़क के निर्माण की जो लागत है वो भी निकल जाएगी और साथ ही साथ उसके ऊपर लाभ भी प्राप्त होगा, तो शासक सार्वजनिक वस्तु यानी कि सड़क का निर्माण करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ब्रेनन और बुकानन का तर्क है कि सार्वजनिक वस्तु के लिए केवल एक मजबूत पूरकता वाली वस्तु को कर आधार के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। अन्य बातें समान रहते हुए सार्वजनिक वस्तुओं की पूरक वस्तुएं कर आधार में शामिल की जानी चाहिए, क्योंकि शासक सार्वजनिक वस्तुओं को अधिक प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं यदि यह कर आधार निजी वस्तुओं के उपभोग को प्रोत्साहित करता है। उदाहरण है यहाँ पर गैसोलीन कर का। ये गैसोलीन कर यानी कि पेट्रोल डीजल ईंधन पर लगने वाला कर, इसका एक अच्छा उदाहरण है। लवायथन सड़कों का निर्माण करेगा यदि यह उच्च गैसोलीन उपभोग को पर्याप्त रूप से बढ़ाते हैं, जिस पर लवायथन कर लगा सकता है। यानी कि सार्वजनिक वस्तुओं पर कर नहीं लगाता है बल्कि निजी वस्तुओं पर कर लगाता है, तो वो ऐसी सार्वजनिक वस्तुओं को अधिक प्रदान करेगा, ऐसी सार्वजनिक वस्तुओं का निर्माण शासक अधिक कराएगा जिनकी वजह से ऐसी निजी वस्तुओं का उपभोग बढ़ता हो जिस पर लवायथन कर लगा सकता है। लवायथन को बाधित करने के लिए यह आवश्यक होगा कि कर संविधान
सभी व्यक्तियों पर समान कर कार्यक्रम लागू करे, ताकि राजस्व बढ़ाने के साधन के रूप में कर भेदभाव में संलग्न होने की सरकार की क्षमता को सीमित किया जा सके। ब्रेनन और बुकानन की लेवाइथन परिकल्पना में कहा गया है कि दो बिंदु हैं यहाँ पर। राजकोषीय शोषण की संभावना प्रतिस्पर्धी सरकारी इकाइयों की संख्या के साथ व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि सरकार की जो इकाइयां हैं, यानी कि ये मान लीजिए कि शासकों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, राजकोषीय शोषण की संभावना उतनी ही कम होगी। दूसरी बात है, अर्थव्यवस्था में कुल सरकारी घुसपैठ यानी कि हस्तक्षेप सरकार का उतना ही कम होगा अन्य बातें समान रहने पर, जितना अधिक करों की सीमा और व्यय विकेंद्रीकृत होगा और क्षेत्राधिकार जितना छोटा होगा, अर्थात शासकों की संख्या जितनी अधिक होगी। क्षेत्राधिकार मतलब कम हिस्से पर एक शासक का अधिकार होना, यानी कि शासकों की संख्या का अधिक होना। तो ये दो बातें हैं जो सरकार की घुसपैठ को कम कैसे कर सकते हैं और राजकोषीय शोषण की कम से कम संभावना हो ऐसा कब कर सकते हैं, ये बताते हैं ब्रेनन और बुकानन। इसके अलावा लेवाइथन मॉडल विक्सेल के तर्क के लिए एक अतिरिक्त औचित्य प्रदान करता है। विक्सेल का तर्क है कि व्यय प्रस्तावों को उन करों से जोड़ा जाना चाहिए जो उन्हें वित्त प्रदान करेंगे। विक्सेल इस तर्क को सार्वजनिक परियोजनाओं के लाभों और लागतों के बारे में नागरिकों द्वारा सूचित विकल्प सुनिश्चित करने के साधन के रूप में सामने रखता है। राजस्व अधिकतम लेवाइथन के साथ यह प्रस्ताव जो कि विक्सेल ने दिया था, एक संतुलित बजट सुनिश्चित करने और प्राप्त किए गए राजस्व के बदले कुछ सार्वजनिक लाभ प्रदान करने के लिए सरकार को मजबूर करने की आवश्यकता से प्रेरित है। इसके अलावा ऋण और धन सृजन लेवाइथन के लिए राजस्व बढ़ाने के अन्य अतिरिक्त साधन हैं। संतुलित बजट प्रावधानों के साथ साथ मुद्रा छापने की सरकार की शक्ति पर पूर्ण इनकार की संभावित सीमा तक प्रतिबंध सर्वोत्तम संवैधानिक प्रतिक्रिया है, यानी कि संविधान के द्वारा सरकार की मुद्रा छापने की जो शक्ति होती है उस पर पूर्ण रूप से जो भी संभावित सीमा है, जहां तक भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है उस पर, ऐसा केवल तभी लगाया जा सकता है जब संविधान हो। तो मुद्रा छापने की सरकार की शक्ति पर पूर्ण इनकार की संभावित सीमा तक प्रतिबंध लगाना जो है वो सर्वोत्तम संवैधानिक प्रतिक्रिया है, यानी कि ये संविधान के माध्यम से हो सकता है। ब्रेनन और बुकानन का तर्क है कि जब तक कुछ व्यक्ति और फर्म गतिशील हैं, राजकोषीय विकेंद्रीकरण सरकारों को कर प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए मजबूर करता है, जिससे कराधान पर लेवाइथन का एकाधिकार नष्ट हो जाता है और सरकारी खर्च नागरिकों की प्राथमिकताओं के करीब होता है। यहाँ पर सरकार को लेवाइथन के रूप में बताया गया है इस मॉडल में। तो यहाँ पर लेवाइथन जो होता है ना, पौराणिक एक समुद्री जीव है विशालकाय, तो उससे इसकी तुलना की गई है सरकार की, कि जो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि शोषण करता है अपने शासितों का। मॉडल में प्रयुक्त महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। पहली है संविधान। ब्रेनन और बुकानन के सिद्धांत में कर आधार बी प्रजा द्वारा पूर्व संवैधानिक अवधि में चुना जाता है। मान्यता यह है कि प्रजा को पता होता है कि संवैधानिक काल के बाद, यानी कि जिस अवधि में संविधान का निर्माण किया गया है उसके बाद उनके शासक कौन होंगे, किस प्रकार के होंगे। शासक की समस्या पूर्व निर्धारित कर आधार बी के अंतर्गत कर टी और सार्वजनिक वस्तु जी को निश्चित करना होता है। चित्र देख लेते हैं। यहाँ पर एक चित्र है जिस पर खड़े अक्ष पर यानी कि वाई अक्ष पर सार्वजनिक वस्तु का प्रति इकाई मूल्य दिया गया है श्रम इकाई में, और एक्स अक्ष पर यानी कि क्षैतिज अक्ष पर सार्वजनिक वस्तु की मात्रा दी गई है जो शासक द्वारा प्रदान कराई जाती है या उपलब्ध कराई जाती है अपने नागरिकों को। इसमें आप देखेंगे कि दो रेखाएं जो हैं वो नीचे की ओर गिरती हुई हैं, एक काली है और एक नीली है। ये जो काली है लाइन है ये क्या दिखाती है, कर आगम और शासकों को कर के द्वारा, या ये कह लीजिए कि सार्वजनिक वस्तु की उपस्थिति से जो सीधा लाभ है उसके योग को दिखाती है। गणितीय रूप में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं H-R ब्रैकेट में TC और ये आगे, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसका पहला हिस्सा कर आगम के को दिखाता है और ये जो प्लस के बाद R के साथ में लिखा हुआ है ये
शासकों को प्राप्त सीधे लाभ को दिखाता है कि शासकों को कितना लाभ हुआ है। इसमें जो नीली लाइन है ये केवल कर आगम से प्राप्त लाभ को बताती है, यानी कि उसका मूल्यांकन करती है। यहाँ पर ये जो गणितीय रूप में लिखा है इसमें आर का मतलब है शासक, एच माइनस आर का मतलब है प्रजा, टीसी का मतलब है मिश्रित वस्तु पर उत्पाद शुल्क की दर, और टी का मतलब है विश्राम और मिश्रित वस्तु पर एक रूप कर दर, यूनिक टैक्स रेट। एक्स एस सी प्रजा द्वारा उपभोग की गई मिश्रित वस्तु की मात्रा, जो प्रजा के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा उपभोग की जाती है। और जी का मतलब है यहाँ पर सार्वजनिक वस्तु। मिश्रित वस्तु से मतलब सार्वजनिक वस्तु को छोड़ करके बाकी जो अन्य वस्तुएं हैं उनका ये प्रतिनिधित्व करती है मिश्रित वस्तु। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये नीचे की ओर गिर रही है, तो ये क्या बताती है कि जैसे जैसे सार्वजनिक वस्तु की मात्रा बढ़ती है तो उसका मूल्य श्रम प्रति इकाई में घटता जाता है। साथ ही साथ कर के रूप में जो आगम मिलता है और जो शासकों को सीधा लाभ प्राप्त होता है वो भी घटता जाता है। तो दिए गए कर आधार के अंतर्गत मान लीजिए इस रेखाचित्र के अनुसार शासक जी एस्टेरिस्क सार्वजनिक वस्तु मात्रा का उत्पादन करता है और इस उत्पादन मात्रा पर सार्वजनिक वस्तु की उसको जो कर आगम और सीधे लाभ के रूप में प्रत्यक्ष उपभोग से जो लाभ प्राप्त होता है सार्वजनिक वस्तु के, उसको मिला करके कुल लाभ जो है वो इस बॉक्स के बराबर प्राप्त होता है, जिसमें से जो ये नीचे वाला हिस्सा है ये केवल कर आगम से प्राप्त लाभ को बताता है जो शासक को प्राप्त होता है, और जो ऊपर का हिस्सा है वो सीधे लाभ के रूप में शासक को मिलने वाला हिस्सा है। तो कुल जो लाभ प्राप्त होता है शासक को उसका मूल्यांकन इस बॉक्स के द्वारा किया जाता है, यानी कि जी वस्तु सार्वजनिक वस्तु की जी तारांकन या जी एस्टेरिस्क मात्रा का जब वो उत्पादन करता है अपने नागरिकों को उपलब्ध कराता है तो शासक को इस बॉक्स के बराबर लाभ प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। मॉडल में प्रयुक्त महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। दूसरी है वर्ग संरचना। जनसंख्या में एच लोग शामिल हैं जिनमें से आर शासक हैं और शेष एच माइनस आर प्रजा है। लवायथन मॉडल की विशिष्ट विशेषता यह है कि सरकार पूरी तरह से आबादी के एक उप समूह की ओर से कार्य करती है जिसे शासक कहा जाता है, यानी कि जो सरकार होती है वो आर लोगों की तरफ से कार्य करती है और उस वर्ग को शासक कहा जाता है। 3 प्रकार के शासक वर्ग का यहाँ पर जिक्र किया है ब्रेनन और बुकानन ने। कर रहित विदेशी शासक, कर रहित घरेलू शासक और उत्पाद शुल्क वाले घरेलू शासक। एक शासक वर्ग के भीतर सभी शासक समान होते हैं और वे एक समतावादी कुलीन तंत्र का निर्माण करते हैं। इस प्रकार नीति का जो चुनाव होता है उनके द्वारा वो सर्वसम्मत होता है, यानी कि सभी एक ही तरह की नीति का चुनाव करते हैं अपने राजस्व को अधिकतम करने के लिए, और इस प्रकार से जो चुनाव की जो नीति का चुनाव है वो सर्वसम्मत होता है। शासक वर्ग की दृष्टि से इष्टतम नीति वह है जो प्रतिनिधि शासक की उपयोगिता को अधिकतम करती है। तीसरी अवधारणा है उत्पादन। श्रम समय जो है उत्पादन का एकमात्र कारक है और मूल्य मापने की इकाई है। प्रति श्रम इकाई वस्तु आई का उत्पादन पी आई पर निश्चित होता है जो कि वस्तु का उत्पादक मूल्य भी होता है, यानी कि प्रति श्रम इकाई वस्तु आई, ये आई वस्तु का प्रकार है, वस्तु का नाम मान लीजिए आप। तो प्रति श्रम इकाई वस्तु आई का जो उत्पादन है वो पी आई पर निश्चित होता है जो कि वस्तु का उत्पादक मूल्य भी होता है, यानी कि एक तरह से आप ये मान लीजिए कि वस्तु आई की जो कीमत होती है वो पी आई होती है और यही वस्तु का उत्पादक मूल्य भी होता है। अर्थव्यवस्था में आई निजी वस्तु है जो कि विश्राम को दिखाती है, यानी कि ये जो निजी वस्तु है आई ये विश्राम है। श्रम मतलब मेहनत, और मेहनत का उल्टा काम के बदले जो विश्राम मिलता है व्यक्ति को उसको ये इंगित करता है, उसको ये प्रदर्शित करता है। इसकी प्रति इकाई कीमत P = 1 है, यानी कि जो इसकी कीमत है वो 1 है, इकाई के बराबर है। एक गैर प्रतिद्वंदी सार्वजनिक वस्तु जी है जिसके उत्पादन के लिए श्रम की PG इकाइयों की आवश्यकता होती है।
चौथी अवधारणा है व्यवहार्य सरकारी नीति। सरकार किसी दिए गए कर आधार पर उत्पाद शुल्क कराधान के माध्यम से राजस्व जुटाती है और सार्वजनिक वस्तुओं की खरीद के लिए इस आय का उपयोग करती है और प्रजा को गैर ऋणात्मक एक मुश्त भुगतान करती है। यानी कि ये मान लीजिए आप कि कराधान के माध्यम से जो राजस्व जुटाती है उस राजस्व को वो सार्वजनिक वस्तुओं की खरीद के लिए उपयोग करती है और प्रजा को एक मुश्त भुगतान करती है इन वस्तुओं के माध्यम से। मॉडल में आई वस्तुओं में से बी वस्तु कर आधार में शामिल हैं और शेष आई माइनस बी वस्तुएं कराधान से मुक्त हैं। उत्पाद कर फलन जो है वो टी आई कैपिटल, टी स्मॉल आई और टी बी, यानी कि आई वस्तुओं की संख्या जिन पर टैक्स लगा है और ये जो टी स्मॉल आई है ये दिखाता है कि जो वस्तु अलग अलग प्रकार की हैं उन पर जो टैक्स लगा है उस पर, और टैक्स बेस पर यानी कर आधार, तीनों के आधार पर जो उत्पाद कर है वो निर्धारित होता है। कराधान तब तक विकृत है जब तक कि सभी आई वस्तुओं को कर आधार में शामिल नहीं किया जाता। यानी कि हम तब तक ये मानते हैं, शासक जो है वो तब तक ये मानता है कि ये कराधान जो है वो विकृत है जब तक सभी आई वस्तुओं को कर आधार में शामिल नहीं कर लिया जाता। पांचवी जो अवधारणा है वो है शासकों का कराधान, यानी कि शासकों द्वारा कराधान किया जाना। शासक पूर्व निर्धारित कर आधार बी के अधीन उत्पाद शुल्क टी और सार्वजनिक वस्तु जी का एक सेट चुनते हैं। एक संयोग चुनना होता है उन्हें। सार्वजनिक वस्तुओं, कर दरों और कर आधार का चुनाव सत्तारूढ़ वर्ग के प्रकार पर निर्भर करता है। ब्रेनन और बुकानन ने 3 शासक प्रकारों का वर्णन किया है जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। कर रहित विदेशी शासक, कर रहित घरेलू शासक और उत्पाद शुल्क वाले या उत्पाद शुल्क युक्त घरेलू शासक। कर रहित विदेशी शासक की बात करें तो ये शासक न तो उत्पाद शुल्क का भुगतान करते हैं और न ही सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग करते हैं। यानी कि जो सार्वजनिक वस्तुओं पर जो टैक्स लगता है ये ना तो उसका भुगतान करते हैं और न ही सार्वजनिक वस्तुओं का ये उपभोग करते हैं। एक कर रहित विदेशी शासक के अप्रत्यक्ष उपयोगिता फलन को VF = MF लिखा जा सकता है, जहां MF जो है वो प्रत्येक विदेशी शासक को किया जाने वाला भुगतान है। अब ये किया जाने वाला भुगतान क्या है? जो टैक्स लगाते हैं ना ये वस्तुओं पर, उस टैक्स को ये बताता है। और जो ऊपर की तरफ है कि न तो उत्पाद शुल्क का भुगतान करते हैं, मतलब कर जो लगाते हैं वो केवल जनता पर लागू होता है, विदेशी शासक उसको चुकाने के लिए बाध्य नहीं होते हैं और न ही वो चुकाते हैं और न ही वो सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग करते हैं क्योंकि वो विदेशी शासक होते हैं। तो जो भी सार्वजनिक वस्तु, सड़कें वगैरह जो भी वहाँ पर बनी होती हैं उस देश में, वो विदेशी शासक उसका इस्तेमाल नहीं करते। यानी कि ये एक तरह से औपनिवेशिक देश की बात कर रहा है जिस पर विदेशी शासकों ने कब्जा किया हुआ है। उत्पादक की कीमतें और श्रम मात्रा निश्चित हैं और इसलिए अप्रत्यक्ष उपयोगिता फलनों में इन्हें स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा ब्रेनन और बुकानन का मानना है। कर रहित घरेलू शासक उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं करते हैं लेकिन सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग करते हैं। क्योंकि वो घरेलू शासक हैं, कर रहित हैं, इसलिए उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं करते, उन पर कोई कर नहीं लगता है, लेकिन वो सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग करते हैं क्योंकि वो उसी देश में रहते हैं, घरेलू शासक हैं। एक कर रहित घरेलू शासक का अप्रत्यक्ष उपयोगिता फलन होगा VD = MDG, जहां पर MD जो है वो भुगतान की मात्रा यानी कर के रूप में, कर के माध्यम से जो कर रहित घरेलू शासक को जो आय प्राप्त होती है उसको प्रदर्शित करता है, ये उसको दर्शाता है, और G सार्वजनिक वस्तु के उपभोग को दिखाती है। कर रहित घरेलू शासकों को सार्वजनिक वस्तुओं की उपस्थिति से लाभ उठाने के लिए माना जाता है, यानी कि वो सार्वजनिक वस्तुओं से लाभ उठाते हैं, उनका उपभोग करते हैं और इसलिए वे विदेशी शासकों की तुलना में अधिक सार्वजनिक वस्तुएं प्रदान करते हैं क्योंकि उनको भी सार्वजनिक वस्तुओं की उपस्थिति से सुविधाएं मिलती हैं, लाभ मिलते हैं। इससे उनकी प्रजा को लाभ होता है क्योंकि प्रजा सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग करती है, सीधी सी बात है। तीसरा प्रकार है उत्पाद शुल्क युक्त घरेलू शासक। उत्पाद कर का सामना भी करते हैं और सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग भी करते हैं, यानी कि जब वो सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग करेंगे तो
कर भी चुकाते हैं वो, जैसे आम जनता चुकाती है। एक उत्पाद शुल्क युक्त घरेलू शासक का अप्रत्यक्ष उपयोगिता फलन होगा VE इक्वल टू TMEG। यहाँ पर T चुकाए गए टैक्स को बताता है जो शासक के द्वारा चुकाया गया है, ME टैक्स के रूप में प्राप्त आय को बताता है जो घरेलू शासक को प्राप्त हुई है, और G सार्वजनिक वस्तु के उपभोग को दिखाता है। उत्पाद शुल्क युक्त घरेलू शासक कराधान से खुद को मुक्त नहीं कर सकता है और खुद को कराधान के अतिरिक्त बोझ से बचाने के लिए कर दरों को अपेक्षाकृत कम रखता है पहले वर्णित दोनों शासकों की तुलना में। मॉडल में प्रयुक्त छठी महत्वपूर्ण अवधारणा है प्रजा का व्यवहार। प्रत्येक नागरिक के पास समान श्रम मात्रा होती है और उनके मौलिक उपयोगिता फलन भी समान होते हैं। प्रजा उत्पाद शुल्क T का सामना करती है और सार्वजनिक वस्तु G का उपभोग करती है। प्रजा के अप्रत्यक्ष उपयोगिता फलन को VS इक्वल टू TG के रूप में दर्शाया जा सकता है, यानी कि जो उपयोगिता फलन है प्रजा का वो उत्पाद शुल्क T और सार्वजनिक वस्तु G पर निर्भर करता है। क्योंकि शासकों द्वारा प्रजा को सकारात्मक एकमुश्त भुगतान करना शासकों के हित में नहीं होता, इसलिए शासक उन्हें एकमुश्त भुगतान कभी करते भी नहीं हैं। इसलिए प्रजा कभी भी घरेलू शासकों की तुलना में बेहतर स्थिति में नहीं होती है। किसी दिए गए कर आधार के लिए आमतौर पर प्रजा विदेशी शासकों की तुलना में घरेलू शासकों को, कर रहित शासकों की तुलना में कर युक्त शासकों को और कम शासकों की तुलना में अधिक शासकों को पसंद करती है। आमतौर पर दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, प्रजा विदेशी शासकों की तुलना में घरेलू शासकों को, कर रहित शासकों की तुलना में कर युक्त शासकों और छोटे शासक वर्ग की तुलना में बड़े शासक वर्ग के लिए एक बड़ा व अधिक कुशल कर आधार प्रदान करने की इच्छुक होती है। हालांकि एक बड़े उत्पाद शुल्क वाले घरेलू शासक वर्ग पर भी असीमित कर आधार के साथ भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह तब प्रत्येक नागरिक की श्रम शक्ति का पूरा मूल्य शोषित कर सकता है। असीमित कर आधार का जो मानक सार्वजनिक वित्त उपाय है वो तभी लागू होता है जब शासक वर्ग में पूरी आबादी शामिल हो, यानी कि प्रजा ही शासक हो, तो तब असीमित कर आधार रखा जा सकता है, तब शोषण की संभावना नहीं होती है। तो ये लवायथन परिकल्पना के विषय में हमने इस वीडियो में पढ़ा है। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से ये समझ में आया होगा। काफ़ी हद तक जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे और ये लवायथन मॉडल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।